अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं और अच्छी सेहत से हैं। काफ़ी दिनों के बाद, एक लंबी ब्रेक के बाद, जनाब लंबी तो नहीं मतलब कि शॉर्ट ब्रेक, 1 वीक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और इसी दुआ के साथ आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि जहाँ जहाँ भी न्यू पाकिस्तान देखा जा रहा है, आप लोग खैरियत से हैं, खुश हैं और अच्छी सेहत में हैं। और खुदा न खास्ता अगर कहीं पर कोई आजमाइश है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ़ को दूर करे और हम तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जनाब, आज वर्ल्ड टूरिज़म डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। सैर व सयाहत के हवाले से आज मज़ीद जो आगाही है वो फराहम की जा रही है। और अगर सैर व तफरी के हवाले से या हम अगर पाकिस्तान का जिक्र करें या पाकिस्तान की बात करें टूरिज़म के हवाले से, तो गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान में ख़ासकर सैर व सयाहत के हवाले से काफ़ी काम दिखाई होता हुआ दे रहा है। और नो डाउट कि जो इमरान खान साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका जो विज़न है अबाउट टूरिज़म वो काफ़ी क्लियर दिखाई देता है। और वो चाहते हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान आएँ, यहाँ का रुख करें, प्यारी प्यारी जगह एक्सप्लोर की जाए। और जब हम एक्सप्लोर करने की बात करते हैं तो हमारा सिर्फ एक नॉर्दर्न एरिया ही नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं ना, मरी, नथिया गली, गिलियात हो गया, हुंजा, गिलगित, हमें हमेशा ये वाली पट्टी दिखाई देती है। लेकिन टूरिज़म में नो डाउट कि हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, उसकी कोई और मिसाल नहीं है। स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है जनाब, स्वाद को खासकर अगर स्वाद का जिक्र किया जाए तो स्वाद को स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। और वहाँ पर गुज़श्ता कुछ अरसे में काफ़ी अच्छा खासा काम भी हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम पंजाब की बात करें, सिंध और बलूचिस्तान की बात करें, तो वो जगहें भी जो हैं वो सैर व तफरी के लिए सयाहों का जो है वो तवज्जो का मरकज़ बन सकती हैं। उसमें आपको पता है कि हमारे जो जनाब मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा के जो आसार हैं, अगर थोड़ा सा वहाँ पर मज़ीद काम किया जाए तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेस है फॉर टूरिज़म। इसके साथ साथ जनाब बुद्धिज़्म की तहजीब के जो मराकज़ हैं, सिखिज़्म के जो मजहबी मकामात हैं, ये सारे जो हैं वो टूरिस्ट की तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो हम जनाब आज के प्रोग्राम के आगाज़ में इसी पर बात करेंगे, क्योंकि सैर व सयाहत का आज जनाब आलमी दिन है। तो हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाते चलूँ। जनाब आसिम रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, GM TDPC हैं, और इनसे हम जानेंगे कि TDPC डिपार्टमेंट जो है वो टूरिज्म के फरोग के लिए क्या काम कर रहा है। आसिम साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, खुश आमदीद कहते हैं। बताइएगा, एक तो आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, पाकिस्तान में वैसे ही सयाहती मकामात बेतहाशा हैं, खूबसूरत हैं, बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपका डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है? अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने का। बहुत सारी चीजें तो आप पहले ही बता चुकी हैं कि पाकिस्तान के बीच में मौजूदा हुकूमत के आने के बाद एक जो ओवरऑल विजन है वो बदल गया और जो फोकस है वो टूरिज्म के ऊपर आ गया। अगर हम पंजाब के ऊपर बात करें, पंजाब के हवाले से, तो 7-8 चीजें हैं जो कि बयान की जा सकती हैं और ये बड़ी बुनियादी और कलीदी अहमियत की हामिल है। पहले नंबर पर तो ये है कि पंजाब के बीच में टूरिज्म बदकिस्मती से फोकस कभी रहा ही नहीं। अगर हम माजी के अंदर चले जाएं तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पंजाब की जो पहली टूरिज्म की पॉलिसी है वो 2019 में बनाई गई। अब देखिए, पॉलिसी एक बड़ी बुनियादी बेसिक डॉक्यूमेंट है। पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर ही किसी इदारे ने चलना है और किसी सूबे के बीच में किसी सेक्टर ने काम करना है। बिल्कुल। अब जब ये पॉलिसी मौजूद ही नहीं थी तो किस तरीके से टूरिज्म डेवलप हो सकती थी? तो 2019 में मौजूदा हुकूमत ने पहली पॉलिसी जो है वो बनाई। ये पहली कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से आ गई। दूसरे नंबर पे इनकी जो ओवरऑल अप्रोच है, जी बिल्कुल कह सकते हैं, जाहिर है ये बहुत जरूरी थी क्योंकि बड़ी बुनियादी चीज है। अच्छा, दूसरे नंबर पर प्लैंड टूरिज्म की तरफ फोकस किया है मौजूदा हुकूमत ने। देखिए, बात यह है कि टूरिज्म एक ऐसी चीज है, जब भी मुल्क सोचता है तो वो आने वाली कई सदियों तक के लिए सोचता है। ये सोच हमारे यहाँ जो है ये मिसिंग थी। हम टूरिज्म को डेवलप जितना भी करने की कोशिश कर रहे थे वो बड़ा एक सुपरैडिक अंदाज के बीच में कर रहे थे और बड़ा एक हैज़र्ड किस्म की एक्टिविटीज थी, जिसका जहां दिल करता था वो काम करना शुरू कर देता था। तो पॉकेट्स डेवलप होना शुरू हो गई। आप मरी की डेवलपमेंट को अगर जाके देख लें तो आपको नजर आएगा कि इसने अपना जो नेचुरल हुस्न है उसको लूज करना शुरू कर दिया इसी बुनियादी वजह से। मौजूदा हुकूमत ने क्या काम किया, इसने ये फोकस किया कि एक प्लैंड टूरिज्म को फरोग देने के ऊपर ये आ गए।
प्लान टूरिज्म से मुराद ये है कि पूरे पंजाब को, ना सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे मुल्क को मुख्तलिफ जोन्स के बीच में जो है वो डिवाइड किया गया, मुख्तलिफ टूरिज्म जोन। अब उन तमाम जोन की जो है वो स्टडी करवाई जा रही है, फिजिबिलिटी स्टडीज, कि यहाँ पे किस किस तरीके का जो टूरिज्म के हवाले से पोटेंशियल है वो अवेलेबल है और किस किस तरीके से इसको हम जो है वो यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अभी फिजिबिलिटी स्टडीज चल रही हैं बहुत सारे जगहों की, जिनमें हमारा यूज समझ लें कि कोट सुलेमान का एरिया है, हमारा जो सदरन। अच्छा, अगर हम टूरिज्म की बात करें तो जहां पर आसिम साहब पूरी दुनिया मुतासिर हुई है ट्रैवलिंग के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, वहां पर अगर कहा जाए कि पाकिस्तान को भी कोरोना ने इफेक्ट किया तो ये बात कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगी। सिचुएशन अब किस तरह से है, 2 साल गुजर चुके हैं, कोरोना इज स्टिल देयर। अब कितना आपको लगता है कि कोविड ने जो है वो सैर व तफरी और सयाहत को जो है वो मुतासिर किया है इन पाकिस्तान? देखिए, इसका जवाब एक्सपेक्ट हर बंदा ये कह रहा होता है कि आगे से बंदा ये कहे कि जी बिल्कुल सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर हम चीजों को एनालाइज करें ना, मैं इसमें गुजारिश करता हूं। देखिए, बात यह है कोविड ने क्या किया, एक इसने इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो बंद की सबसे पहले। पाकिस्तान के बीच में लकीली सूरत हाल ये थी कि हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म पहले ही बहुत ज्यादा नहीं था। मतलब 2018-19 के कोविड से पहले के अगर हम फिगर्स उठाएं तो हमारा सिर्फ 2 मिलियन जो है वो टूरिस्ट वो बाहर से आ रहा था। 2 मिलियन ज्यादा है, ये कम है, ये तब पता चलता है अगर इसको हम कंपेयर करते हैं उसी पीरियड के बीच में फ्रांस से, वहां पे 89 मिलियन था, तो हमारा टर्की का 46 मिलियन था, हमारा सिर्फ 2 मिलियन था। तो जो हमारा टूरिस्ट था वो बेसिकली मुकामी था। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट चूंकि पहले बहुत ज्यादा नहीं था, उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा आया। इसने पाकिस्तान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसको बहुत ज्यादा सेटबैक नहीं दिया। हमारा जो टूरिज्म चल रहा था वो चल रहा था। यही आपसे मैं बात पूछना चाह रही हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि जो हमारा मकामी टूरिस्ट है वो तो ऑब्वियसली वो है ही, जैसे ही छुट्टियां होती हैं या मौसम तब्दील होता है तो लोग रुख करते हैं नॉर्दर्न एरियाज का, लेकिन हम इंटरनेशनली या बैरून मुल्क से टूरिज्म को मजीद फरोग दे सकें या बाहर का टूरिस्ट उसकी अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर काम कर सके, उस हवाले से बताइएगा कि उनके लिए यहाँ पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पहले तो ये देखने की जरूरत है कि बाहर के टूरिस्ट को प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान दुनिया के चंद उन मुल्कों में है जिनमें कल्चर भी है, नेचर भी है, आर्कियोलॉजी भी है, फूड भी है, हर चीज अवेलेबल। लेकिन टूरिस्ट क्यों नहीं आता, उसकी वजह यह है कि बदकिस्मती से 2001 के बाद से हम कुछ मुश्किल हालात के बीच में चले गए। वॉर ऑन टेरर की पाकिस्तान ने बहुत सारी जो है वो कॉस्ट पे की हैं और बहुत सारी ऐसी कॉस्ट हैं जिसका शायद दुनिया को अभी तक अंदाजा ही नहीं, ये उनमें से एक है। हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में जो इमेज है वो टॉर्निश हुआ। मौजूदा हुकूमत अब इस इमेज को जो है वो बदल रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अल्हम्दुलिल्लाह काबू पा लिया जो टेररिज्म के इंसिडेंट थे उसके ऊपर। और अब मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, वो बाहर वाले जो टूरिस्ट हैं उनको पाकिस्तान का पीसफुल इमेज दिखाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स भी किए जा रहे हैं। फिर हमारी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही हैं, भेजी जा रही हैं। वीलॉग मेकर्स को पाकिस्तान में इन्वाइट किया जा रहा है। बहुत सारी इंटरनेशनल एक्सपोज हैं जिनमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। सॉन्ग जो है वो बनवाए जा रहे हैं। पंजाब का सॉन्ग इब्रारुल हक साहब ने जो है वो गाया, वो जल्दी उसको हम इनॉग्रेट भी करने के लिए जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो इमेज को बेहतर करेंगी पाकिस्तान का, और फिर टूरिस्ट यहाँ पे आएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर आसिम साहब, यहाँ पे ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी पाकिस्तान में टूरिज्म की बात करते हैं, जिस तरह से मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया, तो हमेशा हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, जबकि अगर दूसरी साइड पर देखा जाए तो जो मजहबी मकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी वहाँ पर भी काफ़ी गुंजाइश है। अगर उसको मज़ीद हाईलाइट किया जाए तो वो भी जो इंटरनेशनल या बाहर के या बैरून मुल्क के जो टूरिस्ट हैं उनके लिए तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं। आपने बहुत दुरुस्त बात की है। पाकिस्तान के बीच में बदकिस्मती से हमारा जो फोकस रहा है वो टोटल नेचर के ऊपर रहा है, पहाड़ों के ऊपर, झीलों पर, दरियाओं पर। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अगर हम पंजाब ही की बात करें, देखिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं, रिलीजियस साइट्स हैं। ये सिखों के हवाले से, जिस तरह हम मक्का मुअज़्ज़मा में हज करने जाते हैं बैसीत मुसलमान, तो सिखों के हवाले से यहाँ उनकी बड़ी मुकद्दस मुकामात हैं। बाबा गुरु नानक का बर्थ प्लेस भी यही है, डेथ प्लेस भी यही है। उन्होंने जिंदगी यहाँ पे बड़ी जगहों पे गुजारी है। अच्छा, फिर महाभारत के बीच में जिन जिन जगहों का जिक्र है वो तमाम की तमाम जगह यहाँ पे हमारे पास चकवाल जो है उसके बीच में जो है वो अवेलेबल है हमारी। तो कटास राज जिसे हम कहते हैं वो पूरे का पूरा। इसी तरीके से बुद्धिस्ट पूरी ट्रेल यहाँ पे बनाई जा सकती है। अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पा और टेक्सला जो है, इनका पूरी दुनिया के बीच में कोई मुकाबला और कोई मुवाजना ही नहीं है। फिर अगर हम मुस्लिम श्राइन्स की बात करें तो पूरा मुल्तान का हमारा एरिया हो गया, सदर्न पंजाब की बेशुमार जगह हैं जो कि राइस हैं।
अब मौजूदा हुकूमत इन्हीं चीजों को प्रमोट कर रही है। नंदना फोर्ट आपने यानी कि हुकूमत, आप कह रहे हैं कि हुकूमत भी संजीदा दिखाई दे रही है टूरिज्म के फरोग के लिए? हुकूमत का टोटल फोकस है इसके ऊपर, टोटल फोकस है इसके ऊपर। अमेजिंग, थैंक यू सो मच बासिम साहब, आपने टाइम निकाला और आज का दिन जो कि हम समझते हैं और पूरी दुनिया भी इस हवाले से जो है वो आगाही कर रही है कि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। और पाकिस्तान में मैं यहाँ पे इस सेगमेंट को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी कभी कोई अपना ट्रैवल या कोई टूर प्लान करते हैं और आप किसी भी जगह पर जाते हैं, पाकिस्तान की वो कोई भी जगह हो, तो जब भी आप वहाँ पर जाएँ, चाहे आप किसी झील किनारे जाएँ या किसी दरिया किनारे जाएँ, चाहे वो कराची का समंदर हो तफरी के लिए, प्लीज़ अपने साथ बिन्स या बैग्स लेकर जाएं। अगर नहीं ले जा सकते तो खुदारा इन जगहों को, पाकिस्तान की खूबसूरती को तबाह मत करें, ख़राब मत करें। प्लास्टिक किसी भी समंदर, झील, दरिया में फेंकने से गुरेज करें। आपके साथ जो आपका वेस्ट है उसको समेट कर जाएं। तो ये जनाब, इस मैसेज के साथ मुझे प्रोग्राम में यहाँ पर ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करनी है। जनाब, कनकोट की अदालत ने एक अनोखा फैसला सुनाया है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ज़बरदस्त है, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्या फैसला है? एक छोटी सी ब्रेक मुझे चाहिए जनाब, 1 मिनट की, उसके बाद में वापस आती हूँ, फिर प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के अहम दौरा कराची से मुतल्लिक ज़रा प्रोग्राम के इस हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। आज वो कराची पहुंच रहे हैं, गालिबन 2 बजे तक शायद वो कराची पहुंच जाएंगे और कराची की जो सूरत हाल है सारी और जो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से उनको ब्रीफ भी किया जाएगा और सारे मामलात से वो आगाही भी हासिल करेंगे। और ख़ासकर जनाब आपको बताएंगे, जनाब जो वज़ीर आज़म है वो सर्कुलर रेलवे मनसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे, इसके ऊपर एक डिबेट भी चल रही है। साथ ही साथ कराची में होने वाले जो तरक्याती मसाइल है उसके हवाले से भी वो आगाही लेंगे। और आप जनाब, कराची जो है आपको हमें पता है कि वो हमारी माशी शाहरग है। जो कराची का मसला है, जो वहाँ के दरपेश मसाइल हैं, वो हमारे पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं और हमारी आबादी का एक जो बड़ा हिस्सा है वो कराची से बिलोंग करता है। लोग अपने रोज़गार के लिए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन जो कराची के मसाइल हैं वो हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, चाहे वो गंदगी का मामला हो, चाहे वो ट्रैफिक का मामला हो या फिर वो जनाब इसके साथ साथ जो है वो कोई भी मामला हो। अच्छा जी, इसके ऊपर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरा कराची के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद होंगे जिनका ताल्लुक PTI से है, और साथ ही साथ कादिर खान मंदोखेल साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जनाब मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं मंदोखेल साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी, आपसे बात करना चाहूंगी। आप बताइएगा, खान साहब पहुंच रहे हैं आज और गालिबन उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, सारे तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे मुतल्लिक उनको ब्रीफ भी किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप उनके इस दौरे को? और खासकर जो सर्कुलर रेलवे का भी इफ्तिताह भी किया जाएगा, एक डिबेट भी चल रही है, नून लीग भी बीच में आ रही है, वो भी कह रही है कि जनाब ये प्रोजेक्ट हमारा था, पीपल्स पार्टी कहती है ये प्रोजेक्ट हमारा था। तो ये बहस भी एक छिड़ी हुई है खासकर इस सारे मामले में। जी बहुत शुक्रिया, मैं खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु आज चौथा साल के तमाम लोग इस बात की मुंतजर होंगे कि इमरान खान साहब कोई प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे और प्रोजेक्ट होने से पहले जो ना मैं आपकी तवज्जो से शमीम नकवी साहब या इनके दूसरे साथियों से कहना चाह रहा हूँ, 1100 अरब का भी तो पैकेज का ऐलान किया था, उस सिलसिले में क्या अपडेट है? आज सुबह मैं किसी चैनल पे सुन रहा था गवर्नर सिंह को, तो वो कह रहे हमने 35 अरब रुपए कर चुके हैं। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जनाब बात हो रही थी 1100 अरब की, तो सिर्फ 35 अरब की बात कर रहे हैं। तो 35 अरब रुपए अगर खर्च किए हैं तो मजीद कब करेंगे? और ये तो गालिबन 1 साल का पैकेज था। अब 1 साल का पैकेज के साथ साथ अगर हम ये कहेंगे कि 4 मनसूबा की बात हो रही थी, फिर उसके साथ साथ जो ग्रीन लाइन है, यकीनन वो ग्रीन लाइन जो है ना वो नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ और उन्हीं का प्रोजेक्ट है। उन्होंने उसमें ब्रिज वगैरह, ये भी बात सच है कि गवर्नर सिंह ने जो ब्रिजेस के इफ्तिताह किए, लेकिन सिर्फ ब्रिजेस तो नहीं है, इसके बने थे। तो बहरहाल वो परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकूंगा कितना परसेंटेज नून लीग के दौर में हुआ, कितना अभी इन्होंने किया है, बहरहाल इनकी आपस की, लेकिन ये हकीकत है कि ये नवाज शरीफ साहब का मनसूबा था और ये के अलावा रोड मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन ये सुबह भी
4 साल शुरू हो गया और हाल में आज ये 40 उनके दावा नकवी सिर्फ अपनी गुफ्तगू में फख्र महसूस किए कि हमने 40 बसें मंगाई है, तो 40 बसें 3 साल बाद आ गई। क्या हो? मंदोखिल साहब, मैं आपसे यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी कि प्रोजेक्ट चाहे किसी भी हुकूमत का हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत का हो या फिर पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी का ही राज है कई बरसों से सिंध पर, कराची पर, तो ये इतना अरसा क्यों लग जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में या उसको कंप्लीट होने में? 10-10 साल का अरसा, 15-15 साल का अरसा। अब अगर खासकर हम सिर्फ इसकी ही बात कर लें, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब आज कराची में सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर रहे हैं, अगर आपको मैं याद करवाऊं तो 2009 में पीपल्स पार्टी हुकूमत का भी यह मंसूबा रह चुका है और इसका इफ्तिताह आज 2021 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब करने चाह रहे हैं। तो इतना अरसा क्यों ज़ाया कर देते हैं? क्या दुश्वारियां आती हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स को प्रोलॉन्ग करने में या मुकम्मल करने में? देखिए, पहले आप अपनी उर्दू से ही कर दे कि पीपल्स पार्टी का राज रहा है। पीपल्स पार्टी का राज नहीं रहा है। पीपल्स पार्टी एक मुंतखब हुकूमत आज भी थी और पहले भी रही है। राज आप जनरल मुशर्रफ का और दूसरे अदवार को, ज़ियाउल्लाह को, उनको आप राज कह सकते हो। ये तो एक मुंतखब हुकूमत है और आवाम के वोटों से आई है। दूसरी बात ये कि एक और सवाल मैं शमीम नकवी साहब के सामने छोड़ना चाह रहा हूँ कि आज वो 40 बसें जो लाई या वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में ये कहा जाता है कि वो ड्राइवर नहीं है। मंदोखिल साहब, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाई, अगर आप दोबारा से एक बार दोहरा दें तो मेरे ख्याल से नकवी साहब भी सुन पाएंगे आपका सवाल। मैं नकवी साहब की खिदमत भी ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई है और वो गाड़ी अभी तक रोड पे नहीं आई है और आज सुबह ही इनका इंकशाफ ये बता रहा है कि भाई ड्राइवर नहीं है। तो भाई आप जब गाड़ियां ला रहे थे तो ड्राइवर को कर देते, जितनी कुछ गाड़ियां पहले से मौजूद। ठीक है, ठीक है। आपका नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो मंदोखिल साहब ने एक सवाल आपके लिए छोड़ा है फायर ब्रिगेड गाड़ियों से मुतल्लिक, अगर आप सुन पाए तो आप मुखातिब होंगे उनसे। जी, मेरे ख्याल से अभी तक कादिर मंदोखिल साहब ने जितनी बातें की हैं उसको मजाक है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। केएमसी को 52 फायर टेंडर का तोहफा दिया है। केएमसी को चला रहे के फाजिल बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, the most experienced and capable politician after मुराद अली शाह। उनसे ये फायर टेंडर नहीं चलते तो शहर क्या चलेगा? इसका जवाब वो मुझे दे दे। भाई, हमने तो एक तोहफा दे दिया, अब तोहफे को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो तो उसको फैसला करते हैं जिसको तोहफा मिला है। क्या अजीब बात कर रहे, 13 साल की इनको हुकूमत हो गई। चलिए, हम तो खुद कह रहे नवाज शरीफ का शुरू किया हुआ मंसूबा है। आपने कितने मंसूबे मेरे भाई शुरू करवा दिए ट्रांसपोर्ट के, उसमें भी आप गायब हुए थे। तो ये जो सूरत हाल है ये मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये मसले मसाइल जो है, और जो पीटीआई के, देखिए 1100 अरब का जो पैकेज हुआ था, उस 1100 अरब के पैकेज के अंदर क्या बात हुई थी? उस 1100 अरब के पैकेज में प्राइमरी जो बात हुई थी कि उसके अंदर सिंध हुकूमत का भी हिस्सा है, उसके अंदर वफाक का भी हिस्सा है। पूरे वक्त बात करते रहे, इन्हीं ने अब तक तो कोई हिस्सा बताया नहीं। मैं आपको पूरा हिसाब देता हूँ। 740 अरब का जो मंसूबा है, 3 लाइनों की सफाई काम शुरू हुआ है, 3 लाइन की बसें और उसका जो रिमेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शुरू हुआ है, अक्टूबर में मुकम्मल हो जाएगा। साहब, मेरा यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, या जो आवाम है, क्योंकि देखिए एंड पे जो प्रोजेक्ट है वो चाहे किसी भी हुकूमत का हो, मैंने पहले जिक्र की, अगर पिसती है तो वो आवाम पिस रही होती है। विफाक और सूबाई हुकूमत एक पेज पर आकर क्यों प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं करते हैं? क्रेडिट चाहे कोई भी ले ले, लेकिन कम से कम मंसूबा तो मुकम्मल होना चाहिए। जो कराची के अवाम के जो दरपेश मसाइल हैं उनको तो कैटर किया जाना चाहिए ना। अभी आपको जवाब देता हूं जी। एक जगह एक ऐसी पार्टी है जो 6000 रुपए का टेस्ट 30,000 में खरीदती है। मैं क्या उसको और पैसे देते रहूंगे? वो अपने ले लेके सरे महल बनाती रहे, हार बनाती रहे, पेरिस में प्रॉपर्टीज बनाती रहे। क्या अवाम पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे की हिफाजत करना मेरा फर्ज नहीं है? मैं तो ओपनली चार्ज लगा रहा हूँ ना। अभी उन्होंने क्यों टेंडर कैंसिल किया अगर हमारा चार्ज गलत था? बात बड़ी वाज़ेह है, ये करोड़ की हुकूमत है, ये कमीशन एजेंट की हुकूमत है गवर्नमेंट ऑफ से। आप लोग क्या मुझसे सवाल पूछते कि हम खुद ही ताबन करते? हम नहीं बोल हाथ मिलाने को तैयार है ऐसे लोगों के साथ। 13 साल से सिर्फ बर्बाद हो रहा है, कराची नहीं बर्बाद हो रहा है, सिर्फ बर्बाद हो रहा है।
अच्छा, आप चाहते हैं कि चोरों के साथ हाथ मिला के बड़ी खुशी गले मिलूं, सब कुछ कहूं वेलकम, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और ग्रेट जॉब, कराची का कूड़ा उठता नहीं है। अच्छा नकवी साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही है, खान साहब के दौरे पर भी तमाम लोगों की नजरें हैं, जो कराची के अवाम के जो मसाइल हैं, आपको लगता है कि क्योंकि खान साहब को ब्रीफिंग भी दी जाएगी तमाम मामलात से मुतल्लिक, जो तरक्याती काम हो रहे हैं उससे मुतल्लिक भी उनको आगाह किया जाएगा, जो कराची के अवाम के जो बेसिक मसाइल हैं इस वक्त आप क्या समझते हैं कि सर फहरिस्त कौन सा मसला है, और क्या उस हवाले से भी जो है वो खान साहब कोई मजीद इनिशिएटिव लेंगे या कोई अनाउंस किया जाएगा कि इस मसले पर भी, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का या ट्रैफिक का एक बड़ा मसला है, तजावजात का एक बड़ा मसला है, गंदे नालों की सफाई हो गई, ये एक मसला है, तो आपको लगता है कि इनको भी कैटर किया जाएगा इस दौरे में? मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग किस तरीके से सवाल पूछते हैं। ये दौरा एक खास मकसद के लिए ठीक है, संगे बुनियाद रखने के लिए, ठीक है, सही, 1100 में से 740 अरब का कमिटमेंट कर चुकी है गवर्नमेंट। ठीक, कल एक और कमिटमेंट सीपा की प्रोजेक्ट के तौर पे कोस्टल डेवलपमेंट का किया गया है। ये कोई है कि इमरान खान साहब आएंगे तो वो सेंटा क्लॉज है, हर दफा कुछ तय होकर लेके आएंगे, भाई अनाउंस कर दिया। अब जैसे जैसे उन प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा रहा है कि ये कागजी बातें नहीं है जो हम पे चार्ज लगा रहे हैं। कुछ जब बड़े काम करने पड़ते हैं उसकी पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके डिजाइन करने पड़ते हैं, उसके लिए फाइनेंशियल क्लोज लाना पड़ता है। जब ये सारे काम होते हैं तब जमीन पे प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। ये नहीं है कि आज का जो अनाउंस है कि कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखे, कल आप मुझसे सवाल पूछने लगे कि ट्रेन आज चली क्यों नहीं। ये तो केवल है ना दिमाग खराब कर दिया कि 50 लाख घरों का वादा किया, कितने घर बन गए 50 लाख, पहले दिन पूछ रहे थे क्या घर एक दिन में बनता है? सब देखिए हमारा तो काम है, सहाफी लोग हैं तो हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो जानकारी अवाम तक दे सके, क्योंकि जो है वो अवाम के जो मसाइल है ना उनका सर्दी जवाब अवाम आपसे ही चाहती है, जानना चाहती है, चाहे एक खास मकसद के लिए खान साहब चाह रहे हो। आपकी बात बजाय, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हम पर भी हैं, वो भी हमें निभानी होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका मंदोखिल साहब का कि आपने वक्त निकाला हमारी प्रोग्राम के लिए। जनाब इसके साथ ही बढ़ेंगे प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक के जाने, वक्फे के जाने, उसके बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। और आई नो आप वेट कर रहे हैं उस लिंक का जो मैंने आपको प्रोग्राम के काफ़ी आगाज़ में दिया था कि जो कंदकोट की अदालत ने जो एक अनोखा फैसला सुनाया था। आई एम श्योर यू स्टिल वेटिंग के क्या फैसला सुना दिया, अभी अनोखा फैसला कौन सा सामने आ गया। तो जनाब आपको पता है कि कंदकोट सिंध में है और वहाँ पर जो है अदालत ने जो अनोखा फैसला सुनाया है वो ये है कि अदालत ने वापडा के कितने मुलाजमीन है जनाब, दो मुलाजमीन है, नहीं मुलाजमीन को 2 साल के लिए 5 वक्त की नमाज और जुम्मे के दिन मस्जिद की सफाई सुथराई और इसके साथ साथ दरख्त लगाने का भी जो हुक्म है वो जारी कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ऐसी सज़ा सबको मिले और इस पर हम सब लोग इम्प्लीमेंट करें तो मेरे ख्याल से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। जनाब बहरहाल इसी पर बात करने के लिए हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं सुभान अली, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सुभान। बताइएगा जो है जज साहब ने बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग एक सजा दी है, ऐसी सजा तो सबको मिलनी चाहिए, क्या ख्याल है? जी वालेकुम अस्सलाम जी। तंगवानी के इलाके में 3 माह कबल जम्मू बकरानी में जमीन पर गिरने वाली तारों से उलझकर 3 बेटों की हलाकत के फैसले का फैसला तंगवानी की अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट मुनवर अली पीरजादा ने सुनाया था, जिसमें SDO खालिद हुसैन बादशानी, लाइन सुप्रिटेंडेंट तंगवानी अशरफ बेजारानी, लाइनमैन फारूक अहमद नूनारी, लाइनमैन तारिक मलिक को 2 साल तक बाजमात नमाज पढ़ने, 40 दरख्त लगाने, हर हफ्ते 2 मसाजिद की सफाई करने और 10 हदीस याद करने का हुक्म दिया गया है। अदालत में सजा याफ्ता अमलदारों की रिपोर्ट हर माह अदालत में पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। याद रहे कि 3 माह कबल बिजली से करंट से हलाक होने वाली भैंसों के मालिक अकरम गुजरानी ने वापडा अमलदारों की लापरवाही का पटिशन सिविल कोर्ट में गुज़िश्ता रोज दर्ज किया था, जिसका सिविल कोर्ट तंगवानी ने फैसला सुना दिया। अच्छा, लापरवाही के ऊपर ये अदालत का फैसला सामने आया है, जुर्म तो संगीन है। बहरहाल ये बताइएगा कि मुल्जिमान की सजा पर जो अमल दरामद है वो शुरू हो चुका है सुभान अली?
जी वो जो संगवानी की सिविल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसका जो हतमी फैसला है वो आज से शुरू होगा और आज से ही जो फैसला है उन पे अमल दरामद कराया जाएगा। अच्छा, तो मुद्दई जो पार्टी है उसने इस फैसले पर अपने कुछ ख्यालात का इजहार भी किया? गुफ्तगू हुई मीडिया से, आपसे बात हुई? फिलहाल अब तक तो ऐसे कोई इक़दाम नहीं आए, ना ही कोई ऐसे उन लोगों ने कोई गुफ्तगू का या कोई ऐसी मीडिया से बात करने का कोई इस तरह का कोई ख्यालात या इज़हार जाहिर किया है। अच्छा, तो हमें सुभान ये भी बताएगा कि जो मुल्ज़िमान हैं उनकी सजा का आगाज कब से हो रहा है? जी वो उनका फैसला जो कोर्ट ने किया था, सिविल कोर्ट, उनका जो फैसला है वो उनका जो वो है सजा का जो वो आज से शुरू होगा। अच्छा, और ये कितने मुलाजमीन हैं? ये टोटल 4 मुलाजिमीन है। 4 मुलाजमीन है, चारों को एक जैसी सजा सुनाई गई है, एक ही सजा है? जी जी, एक जैसी सजा। और आज से इम्प्लीमेंट इनका शुरू हो रहा है? जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सुभान अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे कंदकोट से, जहां पर अदालत का अनोखा फैसला सामने है। जुर्म तो जनाब संगीन है, लेकिन फैसला जो है वो जरा डिफरेंट दिखाई हमें दे रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सुभान, आपने हमें अपडेट किया। अब जरा जिक्र करते हैं कि निहायत ही संगीन मामले का मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी इस खबर के ऊपर ज़रूर, और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओकाड़ा से ये खबर आ रही है और इतनी दिल दहला देने वाली ये खबर है, और ये कोई खबर ऐसी नहीं है कि मैंने पहली बार सुनी है या आपने पहली बार सुनी है। इससे पहले भी बेतहाशा मर्तबा बहुत बार आपकी नज़रों से ये खबर निकली होगी कि आफ्टर डिलीवरी ऑपरेशन के बाद ख़वातीन जो है उनके पेट में कभी कोई स्पंज रह जाता है, कभी कोई टावल रह जाता है, कभी कोई सीजर रह जाती है, तो कभी कुछ रह जाता है, कभी कोई कॉटन रोल रह जाता है, जिसके बाद ख़वातीन को अक्सर ख़वातीन को तकलीफ होती रहती है या कुछ जो है वो उसमें एक्सपायर हो जाती हैं, इंतकाल कर जाती हैं। जो अभी डिलीवरी ऑपरेशन के बाद जो इंतकाल का खातून का जो वाक़या पेश आया है ये ओकाड़ा से है, और जनाब पता चला कि जो हॉस्पिटल का या जो इंतज़ामिया का जो अमला था, डॉक्टर की गफलत के बायस जो है वो क्या हुआ जनाब के स्पंज और जो टावल है, जो तौलिया है, वो डॉक्टर खातून के पेट में ही भूल गए, स्टिचेस लग गए, जिसके बाद खातून कुछ देर के बाद इंतकाल कर गई। और ये निहायत इंतहाई ये गफलत का मामला है। बहरहाल इस पर बात करेंगे ओकाड़ा से जो हमारे न्यूज़ रिपोर्टर है राना कासिम, उनसे बात करते हैं। राना, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही संगीन नौयत की ये लापरवाही है, ये जुर्म है, किसी की जान चले जाना और फिर कहा जाए कि इंतकाल हो गया। मैं तो समझती हूँ कि ये मर्डर करने के मुतरादिफ है। कोई कार्रवाई हो रही है इस हमले के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ? जी बिल्कुल, जैसे ये मीडिया पर खबर नशर हुई तो सीओ हेल्थ मजीद चौधरी ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जिससे लवाकिन को तसल्ली नहीं हो रही। इस कमेटी में जो लड़की को जहां भाग से फरसा ने इंतजाम लगाया तो उसी लेडी डॉक्टर रिफत साहब को भी शामिल किया, जिसको इंक्वायरी को लवाकिन ने मानने से इनकार कर दिया है। जी अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो खातून है इनकी उम्र क्या थी? जी नविया, इनकी उम्र 21 साल थी। इनके पहले एक बेटा था और इस दौरान डिलीवरी इसकी एक बेटी पैदा हुई है जिसकी उम्र अब 5 माह है। राना कासिम, कितनी उम्र बता रहे हैं आप खातून की? 21 साल खातून की उम्र थी। 21 साल खातून की उम्र है, एक बेटा भी है पहले से गोद में, और दूसरे बच्चे की पैदाइश पर डॉक्टर ऑपरेशन करता है, गफलत होती है, स्पंज और तौलिया पेट में भूल जाते हैं और खातून एक्सपायर हो जाती हैं। ऐसा ही मामला हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही मामला हुआ कि ये 30 को ये लोग डिलीवरी के लिए लड़की को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लेके आए हैं, जहाँ पर मुबीना तौर पर डॉक्टरों की गफलत से डॉक्टर सारा सुलेमान और रिफत साहब ने पेट किया और वो इसके पेट में टावल, स्पंज और कॉटन भूल गए हैं। और ये ऑपरेशन के कितनी देर के बाद खातून जो है वो इंतकाल कर गई? इस ऑपरेशन के यानी कि 6 माह तक वो लड़की अजियत में भुगती रही। उसको कभी एक डॉक्टर दिखाते हैं, कभी दूसरे डॉक्टर दिखाते हैं, प्राइवेट लवाकी ने डॉक्टरों को दिखाया। आखिर में इनको जिना अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ पर माहिर डॉक्टरों ने इसका ऑपरेट करते हुए इसके पेट से 2 फुट लंबा टावल, स्पंज और रुई निकाली है, जिस पर डॉक्टरों ने कहा कि ये इसकी जो पहले सर्जरी हुई है उसमें ये लेडी डॉक्टरों की गफलत और लापरवाही की वजह से हुआ है। बहुत बहुत तकलीफ की ये बात है जो आप मुझे ये किस्सा, आप यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये खबर आपके साथ शेयर करते हुए। दिस इज
टेरिबल, दिस इज़ टेरिबल। अब 21 साल खातून, 2 बच्चे बाप की गोद में छोड़ के चल बसी, 6 माह तक उसको यकीनी तौर पर तकलीफ़ रही होगी। और मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को नहीं पता, ये बड़ी तकलीफ़ होती है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि किसी ऐसे डॉक्टर से आप लोगों का कभी पाला पड़े, लेकिन मैं यहाँ पे उन ख़वातीन को, उन शौहरों को, उन मर्दों को, उन फैमिलीज़ को कहना चाहूँगी कि अगर खातून आफ्टर ऑपरेशन आपको लगता है कि किसी तकलीफ़ का इजहार कर रही है, कि उसके यूट्रस में या उसके पेट में या उसके जिस्म के इस हिस्से में कहीं पर अगर तकलीफ़ हो रही है, तो उसको इतना लंबा मत करें जैसे कि 6 महीने का वक्त गुजर गया। अगर तकलीफ़ होती है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, अपना मुआयना करवाएं, चेकअप करवाएं और देखें, आपकी जान बच सकती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि राना कासिम, ये कोई सरकारी अस्पताल है या कोई निजी प्राइवेट अस्पताल है या कोई लोकल जो है वो कोई क्लिनिक खोला गया था जहां पर डॉक्टर ने जो है वो इस गफलत का मुजाहिरा किया? जी बिल्कुल, ये सरकारी अस्पताल है DH2 सिटी। ये उगाड़ा का यानी कि 2 अस्पताल है उगाड़ा में, एक DH2 साउथ सिटी और सिटी। ये मेन अस्पताल है जहाँ पे बच्ची को डिलीवरी के लिए लाया गया। ये कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है जहाँ पे डॉक्टर ने गफलत की है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उनकी फैमिली के साथ, उनके घर पे। अगर आप बात करना चाहें तो उसका भाई बात करने के लिए तैयार है। बिल्कुल राना कासिम, बात करवाइएगा। जी बाले भाईजान, कैसे बात? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा राना कासिम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा मोहतरम, अभी कोई अस्पताल इंतजामिया का कोई मौकफ सामने आया है? कोई कार्रवाई पुलिस कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है? नहीं जी, अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो अमल में नहीं लाई गई है। कोई पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है? डॉक्टर मौजूद है या फरार है? जी डॉक्टर अभी इधर ही मौजूद है हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने अपनी जो कोताही की है, जो लापरवाही की है, उसका एतराफ किया है? नहीं जी, किसी किस्म का कोई एतराफ नहीं कर रहे अभी तक। ठीक है, मेरी दुआ है, मुझे उम्मीद है कि ये जो मामला है, आपको, आपकी पूरी फैमिली को जल्द अज जल्द इंसाफ मिलेगा। और हमारी आवाज़ भी जहाँ तक पहुँच सकती है, मैं ज़रूर ये दरख्वास्त करूँगी कि इस फैमिली को यकीनी तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे दरिंदा सिर्फ डॉक्टर्स जो कि मौजूद हैं, जो किस तरह की लापरवाही कर देते हैं कि किसी की जान चली जाती है, मेरे ख्याल से इनको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जनाब, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है हेडलाइंस ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे। विदास। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं आफ्टर हेडलाइंस ब्रेक। और हमें लगता है ना वैसे कि हमने बड़ी तरक्की कर ली है, हम बड़ा पढ़ लिख गए हैं, बच्चों को तालीम दे दी है, अच्छी तरबियत कर दी है, अच्छा पहनना ओढ़ना हमने सीख लिया है, अच्छी ज़बान हम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी आप अगर थोड़ा सा अपने गिरदोनवाह में जायज़ा लें या गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अभी भी जहालत कितनी ज़्यादा आम है। और बहुत बड़े बड़े जाहिल लोग आपको आपके आसपास जो है वो नज़र आएंगे। मुल्तान के करीब जो एक जगह है जलालपुर पीरवाला, वहाँ पर एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब जो वाक़े के पेश आया कि बच्ची की ख्वाहिश थी कि मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। यूजली आजकल का वक्त इस तरह का है, बच्चे भी अवैध हैं, हर कोई अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता है। लेकिन जब बच्ची ने इसी ख्वाहिश का इजहार अपने बाप के आगे किया तो जालिम बाप ने बच्ची के सर के सारे बाल काट दिए। कैन यू इमेजिन? अच्छा जी, अब इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं ऑन स्पॉट, अदनान, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अदनान। ये पूरा क्या वाकया हुआ? बच्ची की ख्वाहिश पर सगे बाप ने बाल काट दिए अपनी बेटी के? जी बिल्कुल भी है, ऐसे ही है। ये जलालपुर पीरवाला में बच्ची का जो वालिद है वो यहाँ रहता है और बच्ची की माँ शुजाबाद की है। तो जो बच्ची है 13 साल इकरा, इसने अपने वालिद के पास रिहाइश इख्तियार की हुई थी और इसने इकरार किया अपने वालिद से कि वो पढ़ना चाहती है और स्कूल जाना चाहती है, क्योंकि वालिद जो है घर के कामकाज उससे करवाता था। तो उसने ये इकरार किया, तो उसकी जिद पर वालिद ने अपने उसके चचा के साथ मिलके इसके सर के बाल काटे, इसके ऊपर इसको तशद्दुद भी किया और इसको मना भी किया स्कूल जाने से। तो ये इस वाक़े के बाद बच्ची जो है जलालपुर से भाग के शुजाबाद में अपने मामों के पास, अपनी वालदा के पास आई। और जब सर के बाल इसके कट गए थे तो फिर उसके बाद अब इसकी वालदा
ने थाना शुजाबाद में ये इनकी वालदा की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसकी अफसोसनाक वाक़या ये है कि ये बच्ची पहले शुजाबाद में पढ़ती रही है, और जब इसका वालिद इसकी वालदा के पास आया और उसको कहने लगा कि बच्ची को मैं अपने पास रखूंगा और उसकी तरबियत भी करूंगा, ये बहाना करके वो उसको अपने पास ले गया और उसके घर के काज करवाता था। बच्ची पहले 6ठी स्कूल की तालिबे इल्म है, शुजाबाद में पढ़ती भी रही है। अच्छा। जब अपने वालिद के पास गई, वहां भी उसने पढ़ना चाहा तो वालिद ने ये जुल्म किया, उसको पढ़ने से भी रोका और उसके घर के बाल भी काट दिए। और ये एक जहालत का यकीनन वाकया, हमारे बैकवर्ड एरियाज में अभी भी ऐसे वाकयात होते हैं। तो यकीनन इसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए। जो आप बता रहे हैं कि जो 6ठी जमात की तालिबा है वो अपने घर से दूर गई है, अपनी वालदा के साथ गई है, और वालदा के साथ मिलके उसने जो है वालिद के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है जो तशद्दुद किया गया है। जी अपनी वालदा के साथ अब ये बच्ची जो है थाना शुजाबाद पहुंची है। उन्होंने रात गए जो है थाने में रिपोर्ट किया, अपने वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, और इनके चचा के खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जो इस बच्ची की वालदा है रानी बीबी, उनकी मुद्दइयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और उन्होंने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज में जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो केसेस लड़ सकें। तो अगर हमारे आला हुकाम इनकी ऐसे वाकयात की जब हौसला शिकनी करेंगे और इस बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे तो फिर ऐसे वाकयात शायद देखने में कम हो। लेकिन हमारे बैकवर्ड एरियाज में अभी भी अलमिया है कि जो लोग हैं वो खवातीन पे तशद्दुद करते हैं, स्कूल जाने से उन्हें रोक देते हैं। ये भी उसकी एक मिसाल है। अब ये बच्ची शुजाबाद में है, अपनी वालदा के घर है, और इन्होंने ये मुकदमा दर्ज भी करवा दिया है। और जब जलालपुर पीरवाला में अपने वालिद के पास थी तो ना ये स्कूल जा सकती थी, ना कोई और काम काज कर सकती थी, सिर्फ इसके वालिद ने घर के काम करने के लिए इसको रखा हुआ था। और जब इसने स्कूल जाने की जिद की तो तब इसके सर के बाल भी काटे और इसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। तो उसके बाद अब ये बच्ची शुजाबाद में आई है और मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए, अब पुलिस अपनी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन मुल्जिमान गिरफ्तार हों, उन पर सजाएं हों तो फिर शायद ऐसे वाकयात की हौसला शिकनी हो। बहुत शुक्रिया आपका अदनान, आपने हमें अपडेट किया। और वेल डन भाई, खातून जो हैं, जो तालबा हैं, उसने जो है वो इतना, ये मैं समझती हूँ कि बहादुरी का कदम ही है, बहादुरी का सबूत दिया है कि इस तरह से किया और अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती है, किसी गलत ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। और बिल्कुल हमें आसपास नज़र रखनी चाहिए, अगर इस तरह के कोई सफाक या हमें जालिम शख्स नजर आए तो उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन होना चाहिए, ताकि लोग अपने अंजाम से भी ज़रा खौफ खाएं। जनाब, प्रोग्राम में बढ़ेंगे अब आगे, और मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, हमारे जो एक्सपर्ट होंगे उनसे तो करवाऊंगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले अक्सर आपने सुना होगा ना कि बहुत सारी हमारी जो बॉडी है ये एक कॉम्प्लेक्स है, और इसमें बहुत सारी जो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। यूजुअली कोई अनयूजुअल सिम्टम आने की सूरत में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना ट्रीटमेंट या अपना जो इलाज है वो खुद से शुरू कर लेते हैं, या डॉक्टर या प्रोफेशनल के पास जाने से पहले वो किसी हकीम या नीम हकीम के पास ज़रूर जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका मर्ज़ है वो मज़ीद बढ़ जाता है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम खासकर जिगर के हवाले से और जिगर के अमराज के हवाले से हम गुफ्तगू करने वाले हैं, और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे भी। और लोगों के जो जिगर का जो काम है वो क्या है, खून बनाना है, और इसके साथ साथ जो इसके मेजर फंक्शंस हैं उस पर बात करेंगे। और कोई भी फंक्शन अपना काम पूरे से नहीं करे तो आपकी बॉडी आपको क्या सिम्टम देती है, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद इदरीस साहब, PhD स्कॉलर, ईस्टर्न मेडिसिन, हमारे साथ मौजूद हैं, इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम जरा बात कर लेते हैं हमारा बॉडी का जो एक, सारे ऑर्गन्स बेसिक हैं। मैं कहती हूँ कि अगर नाखून की भी डॉक्टर साहब अगर कोई थोड़ी सी तकलीफ हो जाए या स्किन का कट भी लग जाए, पेपर कट भी लग जाए, तो उसकी भी तकलीफ होती है डेफिनेटली। तो जिगर यानी कि लिवर हमारी बॉडी का एक अहम अज़ू है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम जरा इसके फंक्शन के बारे में थोड़े से आसान अल्फाज में हमारी ऑडियंस के लिए जरा बात करते हैं कि ये क्या काम करता है। अच्छा, इसको अगर हम आसान अल्फाज में बात करें, जिस तरह से आपने बात की कि जिगर एक बड़ा, जिस तरह बाकी बॉडी इंपॉर्टेंट है, लिवर का एक बड़ा अहम फंक्शन है जी। लिवर को अगर मैं आसान अल्फाज में करूं तो लिवर हमारी बॉडी में किचन के तौर पे काम करता है। अच्छा, जैसे हम किचन के अंदर रॉ मटेरियल लेके आते हैं, हम चावल लेके आते हैं, हम नमक लेके आते हैं, मिर्च लेके आते हैं, अदरक, धनिया, टमाटर लेके आते हैं, और किचन के अंदर से फिर बिरयानी बन के बाहर आती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह से हम बॉडी को जब हम फूड दे रहे होते हैं, बाकी एलिमेंट्स दे रहे होते हैं,
तो जिगर जो है वो ये डिसाइड करता है कि अब मेरे जो बाकी बॉडी जो है ना वो उसके गेस्ट हैं एक किस्म के, उसको पता है कि अब मेरे जो ब्रेन है उसको किस एलिमेंट की ज़रूरत है, प्रोटीन की कब ज़रूरत है, ग्लूकोज की कब ज़रूरत है, फैट्स की कब ज़रूरत है, इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स की कब ज़रूरत है, तो उसके मुताबिक उनकी वो डिशेस तैयार कर रहा होता है। अच्छा। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी को जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है वो उसी तरह की प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो रही होती है। हमारा लिवर जो है उसको जब हम अपनी फूड एलिमेंट्स देते हैं तो उससे वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स और जो भी चीज़ हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है वो बना रहा होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी जो हम जनरली पब्लिक से सुनते हैं और हमारे शायद कुछ क्वैक्स का इसमें कंट्रीब्यूशन भी है, वो ये कहते हैं कि हमारा जिगर जो है वो खून नहीं बना रहा है या जिगर खून बनाता है। तो मैं सिंपल सी बात करूँ, अगर आप अभी गूगल करें उसमें लिखें कि फंक्शंस ऑफ लिवर, तो कहीं भी आपको ब्लड प्रोडक्शन या ब्लड जेनेसिस आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारे लिवर का काम खून बनाना है ही नहीं। अच्छा जी। और खून बनाना जो है वो एक्चुअली हमारी बोन्स का काम है। बोन्स के अंदर जो बोन मैरो सेल्स होते हैं वो ब्लड प्रोडक्शन में काम करते हैं। अच्छा, लेकिन ये आम तासुर है कि जिगर खून बनाता है। देखिए, जिगर खून तो नहीं बनाता है, ये मैंने आपको बताया, आपने बता दिया हमें। ये बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और आपके लिए हैरानकुन बात बताता हूँ कि जिगर के बजाय गुर्दे का बड़ा रोल है खून बनाने, किडनी का। बिल्कुल, डेफिनेटली, ठीक है ना। हम लोग इस पे आज तक हमने कभी सुना भी नहीं होगा कि गुर्दे की वजह से हमारा खून नहीं बन रहा है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा अगर मेडिकली थोड़ा सा ब्रीफ करूँ तो उसमें यह है कि जो हमारी बॉडी की मेजर ब्लड सप्लाई है वो किडनी को जाती है। किडनी जो है वो हमारी बॉडी का 1% है अकॉर्डिंग टू वेट एंड साइज, लेकिन जो उसकी ब्लड सप्लाई है, हमारी बॉडी की 80% ब्लड सप्लाई जो है वो किडनी को जाती है। और किडनी जब ये डिटेक्ट करता है कि जो ब्लड की मिकदार है, जो उसका वॉल्यूम है वो अप टू द लेवल नहीं है, खून की कमी हो रही है, तो वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। अच्छा। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो फिर ये ब्लड प्रोडक्शन का जो प्रोसेस बोन मैरो सेल्स में हो रहा होता है उसको इनिशिएट करवाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो बड़ी आम बात की जाती है कि जो है जिस समय खून की कमी हो रही है या किडनी या जिगर की जब भी बात होती है कि खून प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तो ये किन रीजन या वजूहात की बुनियाद पर ऐसा होता है और किन लोगों में होता है? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल किया आपने कि जो खून की प्रोडक्शन है वैसे तो वो नॉर्मली हर बॉडी में हो रही है, जो नॉर्मल है। हाँ। ये एक साइकिल होता है, जैसे बाकी सेल्स हैं बॉडी के वो टूटते बनते रहते हैं, इसी तरह जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनकी 120 दिन की शेल्फ लाइफ होती है। ठीक है। हर 120 दिन के बाद हमारा पुराना सेल जो है वो डेड होता है और नया सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब सवाल ये उठता है कि बदन में फिर खून की कमी क्यों होती है? खून की कमी की जो 2-3 मेजर रीजंस हैं, उनमें एक तो ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर हामला ख़वातीन में खून की कमी होती है, क्योंकि उनके साथ एक दूसरा पैरासाइट भी होता है या उनका फीटस होता है जो उनसे फूड ले रहा होता है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, इस वजह से उनकी खून की कमी होती है। तो इसके अलावा बच्चों में, क्योंकि अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया कि जो हामला ख़वातीन होती हैं, जो बच्चे होते हैं, हमने अक्सर सुना कि बच्चों में भी जो है वो आयरन की कमी हो जाती है या ख़वातीन में भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और बड़ा कॉमन होता है, रंग भी पीला हो जाता है। ये डेफिशिएंसी होती किस बुनियाद पर है या क्यों होती है और इसको रिकवर कैसे करना है? जी जी, मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ ना। एक तो मैंने बता दिया कि उसकी वजह ये है कि जो बॉडी की हामला ख़वातीन में जो बॉडी की प्रोडक्शन का लेवल था वो 1% था। ठीक है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो 2 लोग हैं। अब जो प्रोडक्शन का लेवल है वो पीछे से, जैसे हम ये कहें कि हमारे पास जो किचन में खाना तैयार हुआ वो तो एक बंदे का है लेकिन गेस्ट 2 हैं, तो फिर इसलिए वो कमी का शिकार हो गए ना। फिर दूसरी बात आ जाती है बच्चों की। बच्चों में ये होता है कि बच्चों में चूंकि ग्रोथ का टाइम होता है उस वक्त उनको मैक्सिमम फूड चाहिए। डॉक्टर साहब, कौन से एज ग्रुप में खून की कमी बच्चों में ज्यादा होती है? अप टू द 5 इयर्स। अप टू द 5 इयर्स, ठीक है। स्कूल गोइंग किड्स, स्कूल गोइंग किड्स। अब वो ग्रोथ का वक्त होता है, उस वक्त बच्चे सबसे ज्यादा, अगर हम अपने घरों में भी देखें तो हमारे घरों में सबसे ज्यादा जो भाग दौड़ करते हैं, जो ज्यादा एफर्ट्स करते हैं वो बच्चे कर रहे हैं। बिल्कुल। और बच्चे जितनी एनर्जी लगा रहे होते हैं उतनी एनर्जी ले नहीं रहे होते, क्योंकि उनको खिलाना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये कि जो आज का दौर है इसमें बच्चा प्रॉपर डाइट ही नहीं ले पा रहा, क्योंकि जंक फूड इज देयर। वो सलांटी खाता है, वो पापड़ खाता है, वो टॉफी खाता है, वो चॉकलेट खाता है, वो इधर उधर की चीजें खाता है, लेकिन वो प्रॉपर फूड मिनरल्स, वो बादाम नहीं खा रहा होता, वो फ्रूट। अगर मैं आपसे पूछूं उन तमाम अफराद के लिए, उनमें बच्चे भी आ गए, हामला ख़वातीन भी आ गई, वो दीगर अफराद भी आगे जो किसी न किसी डिजीज में मुब्तला हैं, कि अगर किसी शख्स में आयरन की डेफिशिएंसी है या खून की कमी हो रही है तो हम ग़िज़ाओं से या अपने फूड से उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं?
थोड़ी देर पहले आपने बात की कि बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी हो रही होती है, आयरन की कमी हो रही होती है आमला ख़वातीन में। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि अगर हमें और अगर जैसे अभी आपने देहातों की बात की कि वहाँ जाहलियत भी होती है, तो वहाँ एक टर्म यूज़ होती है कि कच्चे खून की बोतल लगती है। जो ये आयरन की ड्रिप्स चढ़ाते हैं जी, उसको वो कच्चे खून भी कहते हैं। एक्चुअली अगर हमें ब्लड प्रोडक्शन के प्रोसेस को बूस्ट करना है तो उसके लिए हमें आयरन बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, अगर हम अब बात करें कि अब हमें आयरन को फूड के ज़रिए कैसे बढ़ाना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आयरन की मिकदार है वो खजूर के अंदर होती है। खजूर के अंदर होती है। अगर हम खजूर का मिल्क शेक बच्चों को इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं, बड़े बुजुर्ग सब कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग मतलब हमला खजूर लेंगे, कितनी खजूर डॉक्टर साहब आपकी तकरीबन डेली की? खजूर का मिल्क शेक बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि खजूर इतनी इजी ब्लेंड नहीं होती। तो उसका तरीकाकार हम ये एडवाइस करते हैं कि आप खजूर की गुठली निकाल लें, उसको साफ कर लें और उसके बाद आप उसको पानी में बॉयल करें, अच्छी तरह पका के वो पेस्ट बना के रख लें। डॉक्टर साहब सबसे आसान है कि सीधा सीधा खा तो लें, लेकिन जितनी फूड ब्लेंड होती है उतनी डाइजेस्ट इजी होती है। मुझे इसके ऊपर चूंकि डिटेल में बात करनी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें डॉक्टर साहब यहाँ पर कि खजूर का जो इंटेक है कितना लेना है, या ऐसे कौन कौन से फल हैं, फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं जो आपकी बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी को बेहतर करती हैं, इस पर बात करेंगे। एक पूरा फूड पैटर्न भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर वक्फे से वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी। हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो लेनी चाहिए अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी है, खून की कमी है। तो हम मेडिसिन की तरफ तो फ़ौरन रुजू करते हैं, ड्रिप्स फ़ौरन लगवा लेते हैं, लेकिन हमारे पास नेचर ने, कुदरत ने हमें इतनी ग़िज़ाएँ दी हुई हैं जिससे हम उस डिफिशिएंसी पर काबू पा सकते हैं। तो जनाब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि खजूर का जो इस्तेमाल है वो आयरन डिफिशिएंसी को मुकम्मल करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। देखिए ये और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन इस पे मैं इसलिए फोकस नंबर वन ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है। बच्चों में, ख़वातीन में, बूढ़ों में, बीमारों में। बीमार बंदे का जो टेस्ट होता है वो बड़ा ख़राब हुआ होता है, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आप उसको इवन अच्छे से अच्छे खाने भी दें तो वो कहता है मेरा नहीं दिल कर रहा। लेकिन ये इस तरह की कुछ डाइट्स हैं जो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं और उसको, लेकिन अब बात करें तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आपने जैसे कहा वो खा लें, अगर खा सकता तो वेल एंड गुड वो खाए। लेकिन जितनी डाइट हमारी ब्लेंडेड होती है या क्रश किया होता है उसको अब्जॉर्प्शन उतनी इजीली और जल्दी मिलती है, उसकी फास्ट डाइजेशन बड़ी फास्ट होती है। अगर हम उसकी गुठली निकाल के उसको बॉयल करके उसकी पेस्ट बना के रख लें तो वो बेस्ट है। अच्छा, दूसरा उसमें सबसे बड़ा जो फायदा होगा ना वो ये होगा कि हमें शुगर से निजात मिल जाएगी अगर हम पेस्ट बना लेते हैं। शुगर पेशेंट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर पेशेंट भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, चीनी डालने की जरूरत नहीं रहती। जब भी आप मिल्क शेक्स बनाते हैं आपको पता है उसमें चीनी डालनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, नंबर 1 हमने खजूर की बात की, नंबर 2 पे अब हम आ जाते हैं बाकी फ्रूट्स जितने उसमें अनार पे आ जाते हैं। अनार और अभी अनार का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। अनार का सीजन स्टार्ट है और स्पेशली रेड अनार। ठीक है। जो रेड अनार होगा वो जूस में यूज कर सकते हैं या जूस में यूज कर सकते हैं, आप वैसे यूज कर सकते हैं। उसमें भी आयरन की बहुत बड़ी मिकदार शामिल होती है जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। इसके अलावा अब आगे जो सीजन सब्जियों में है उसमें गाजर का सीजन, गाजर का इस्तेमाल। सब लिवर का इस्तेमाल भी सुना है कि वो भी लिवर का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लिवर जो है ये इसमें सबसे ज्यादा आयरन की मिकदार होती है। अगर आप चर्बी के गोश्त खाते हैं, सॉरी कलेजी का गोश्त खाते हैं तो वो आपकी जो ब्लड प्रोडक्शन है उसमें बड़ा हेल्पफुल होता है। लेकिन मसला ये होता है कि जो हम एक्सेसिव मीट अगर लेंगे ना चर्बी का, तो जो ये आर्गन मीट होता है ये इन डाइजेशन में इजी नहीं होता। इसको आप थोड़ी मिकदार में लें, थोड़ी मिकदार में और दिन के औकात में। और दूसरा, जब भी आप इस तरह की डाइट लेने जाते हैं तो हमारा ये एशियाई जो कॉन्टिनेंट है इनका इशू ये है कि हम बहुत ज़्यादा उसको फ्राई करते हैं और बहुत ज़्यादा मसाले डालते हैं। तो आप देखें एक चीज़ जो बिल्कुल बेचारी घी में फ्राई हो गई है ना, जो लोग हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त होते थे इन मामलात में, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करना। अभी भी अगर आप चाइनीज़ फूड की तरफ जाते हैं तो चाइनीज़ फूड सिर्फ बॉयल करते हैं, हल्का सा मसाला डालते हैं, आराम से खा लेते हैं। हम लोग यहाँ पे बॉयल कर लिया ना तो हलक से उतरेगा नहीं पीने वाला, ये मसला है। अच्छा जी, खजूर की आपने बात की, अनार की आपने बात की, गाजर की आपने बात की, चुकंदर भी बात है, चुकंदर भी। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे बेसिक फूड्स हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने एक बात हमेशा से सुनी आई है, बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, अब तो खैर वेदर हैज चेंज, अब बदल चुका है मौसम थोड़ा सा, कि भाई जिगर में गर्मी हो गई है और जिस्म में गर्मी ज़्यादा हो गई है। तो ये बेसिकली जिगर की गर्मी से मुराद क्या है?
बिल्कुल, आपने बड़ा अहम सवाल किया है और ये अक्सर हमें भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं या जब हम इस चीज़ें डिस्कस करते हैं तो ये बड़ा अहम सवाल होता है। और स्पेशली जो हमारे डॉक्टर कोलीग्स हैं वो भी इस पे बड़ा सवाल करते हैं कि गर्मी क्या होती है। एक्चुअली गर्मी जो है ये साइंटिफिक चीज़ नहीं है, ये गर्मी वो सिम्टम होता है जो हमारा मरीज़ फील कर रहा होता है। जब आपका लिवर प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं करता या लिवर के एक आम है डिटॉक्सिफिकेशन, सही, आपके बॉडी के कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो लिवर ने एक्सक्रीट करवाने होते हैं थ्रू द फीसेस, आपके पखाने के थ्रू वो एक्सक्रीट कराता है। अगर वो उनकी मिकदार बढ़ती जाती है बॉडी के अंदर और वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता, आपकी बॉडी से वो एक्सक्रीट नहीं होते, वो एंजाइम्स होते हैं, तो वो फिर आप ना अपने हाथों पाँव में जलन महसूस करते हैं, अपनी आंखों में जलन महसूस करते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, आपका कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है। तो ये वो चीज़ होती है जो मरीज़ आके कहता है कि मैं बहुत गर्मी फील कर रहा हूँ, मेरे मैदे में बड़ी गर्मी हो रही है, मुझे प्यास ज़्यादा लगती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, मुझे भूख नहीं लग रही है। तो ये एक्चुअली वो गर्मी जो साइंटिफिकली ये नहीं है, साइंटिफिकली वो एंजाइम की जो हमारे टॉक्सिन्स हैं, हम बेसिकली आसान और टर्म यूज कर लेते हैं यूजुअली लोग। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपको पता है आपका इतना फीडबैक माशाल्लाह आ रहा है, कोहाट तक लोग आपको सुन रहे हैं और आपके लिए कॉल्स आ रही हैं। तो जनाब खैबर खान ने हमें कोहाट से कॉल की है, तो उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग खैबर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, पूछिएगा क्या सवाल पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब इज हियर। मैं खैबर खान बात कर रहा हूँ मैडम। जी खैबर, आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछें। मेरे मेदे पे आज से 4 साल पहले क्लेमॉक्स टेबलेट रिएक्शन कर गई थी, कोई खाली पेट ले ली थी। अच्छा। जिसकी वजह से अभी ना मुझे भूख लगती है, ना प्यास, ना मैदा कुछ मांगता है, बस खुराक भी अंदर जल जाती है, कोई फायदा नहीं होता उसका। तो मैदा हाजमा नहीं कर रहा है बिल्कुल, एंडोस्कोपी भी करा के थक चुका हूँ, कहते हैं कुछ सोजन है, तो बाकी जो है ना। डॉक्टर कुछ पूछना है आपने? सवाल दोबारा रिपीट। कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया आपने? सर क्लेमॉक्स टेबलेट मैंने खाई थी, कोई खाली पेट ले ली थी, मुझे लूज मोशन लगे थे, जिसकी वजह से अभी मुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है। इस किस्म का रिएक्शन हुआ था मैदे पे कि बिल्कुल कोई चीज मैदा नहीं मांगता है। ठीक है, ना भूख लगती है, ना प्यास, ना क्या। देखिए आप, हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं, भूख प्यास नहीं लग रही है, मिस कर रहे हैं खाना पीना? जी बिल्कुल, अभी मैंने बात की कि जब आपका लिवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता, हमें ज़्यादातर सिम्टम उसमें स्टोमक के आ रहे होते हैं। हम समटाइम वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, समटाइम हमें बिल्कुल भूख नहीं लगती। अक्सर माएँ ये शिकायत करती हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, जब हम उसको दूध देते हैं दूध नहीं लेता, फ्रूट नहीं लेता, बस जंक फूड्स लेता रहता है और सारा दिन कुछ नहीं खाता पीता। उनकी वजह यही होती है कि उनका लिवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता। इनको मैं ये सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो अपना लिवर प्रोफाइल करवाएं, अपना हेपेटाइटिस बी सी चेक करवाएं, अपने लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं और प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास भी जाएं और उनसे ये बताएं। और उसके साथ साथ जो डाइट में और जो हर्ब्स में हम इनको सुजेस्ट कर सकते हैं, उसमें ये है कि ये सौंफ और अजवाइन का कहवा लेना शुरू करें हर खाने के बाद। और दूसरी बात ये है कि खाने से पहले जो है दूध की लस्सी का इस्तेमाल करें। खाने से आधा घंटा पहले हाफ कप जो है दूध और हाफ कप पानी मिला के वो पिएं और उसके आधे घंटे बाद नाश्ता जो करें, उसके बाद सौंफ और अजवाइन का कहवा लेना शुरू करें। इनकी जो डाइजेशन के मसाइल हैं वो आसान हो जाएंगे। ठीक है। और बाकी लिवर प्रोफाइल भी लाजमी करवाएं। ठीक है, होप सो कि आपको खबर जवाब मिल गया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिगर की सोजिश जो है वो भी अक्सर लोगों में पाई जाती है, इसकी रीज़न क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लिवर को कुछ दे रहे होते हैं और उसके बदले में लिवर से कुछ ले रहे होते हैं। ठीक है ना, हम लिवर को रॉ मटेरियल दे रहे होते हैं और उससे प्रिपेयर्ड फॉर्म में चीज़ें ले रहे होते हैं। हमारे जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो अपनी फूड वहाँ से ले रहे होते हैं। अब ये मसला ये है कि हम जो लिवर को चीज़ें दे रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है। सही, ठीक है ना। अब हम जब ठेलों से खाना खाते हैं, जब हम होटलिंग करते हैं, जब हम इतनी फ्राइड चीज़ें और इतनी तेज़ मसालादार चीज़ें लेते हैं, और सबसे बड़ा इशू जो हमारे इस इलाके का है वो ये है कि हमारा पानी जो है वो साफ़ नहीं है। हमारा जो नलों में पानी आता है जहाँ से हम पानी पीते हैं, अब कितनी आबादी है जो मिनरल वाटर अफोर्ड कर सकती है। अब दिन का हर घर में 8-10 लीटर जो है वो पानी यूज़ होता है और वो इतना जो हमारा डेली वेजेस तबका है या जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, वो हर बंदा मिनरल वाटर नहीं ले सकता। तो वो जब जो नहीं ले सकते उनके लिए ना कि पानी को उबाल कर अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब बिलाल साहब ने घोटकी से कॉल की, उनका भी सवाल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बिलाल, कैसे हैं और क्या पूछेंगे? वालेकुम सलाम, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ घोटकी से। जी बिलाल फरमाइएगा। जी, मैदे में जलन और मादे में वो जलन है और टांगों में कमजोरी और सिर में वजन रहता है। इसके बावजूद डॉक्टर से यही सवाल था, मैदे में बहुत हीट और
सूजन रहती है इसके मुतालिक थोड़ी। अच्छा, दोबारा बताइए कि सवाल मुझे समझ नहीं मैदे आया। में जलन रहती है, टांगों में दर्द रहती है, कमजोरी महसूस होती है, ऐसे ही है बिलाल? जी जी हाँ जी, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो ये मसला बता रहे हैं, ये जो टांगों में दर्द है और कमज़ोरी है, जब आपका जो मैदा है वो प्रॉपर खुराक हज़म नहीं करता, या फिर जब लिवर उसके ऊपर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं करता, उसके ऊपर प्रोसेस करके आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, तो फिर आप वीकनेस और ये जलन जो है ये महसूस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने इतने सारे शोज़ किए हैं, अब मुझे वो लगता है बात रिपीट करना भी शायद ना कि भाई ये बात भी क्या किसी को मालूम नहीं होगी, लेकिन ट्रस्ट में मुझे एहसास होता है कि नहीं पता। बहुत सारे लोगों का वाटर इनटेक ठीक नहीं है, फल सब्जी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता, सालन में वही मसालेदार चीज़ें, वो इवेंचुअली हमें बहुत सारी बीमारियों की तरफ घसीट रहा होता है। असल में जो आपने बात की वो बिल्कुल 100% ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ हेल्थ एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं है। आप देखिए, हमारा बच्चा जो है वो MSc कर जाता है मैथ्स कॉम में या मीडिया में या कॉमर्स में, या उसने बहुत सारे अपने जो ज़िंदगी के 17-18 साल जो है वो एजुकेशन में लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी एजुकेशन में, उसके सिलेबस में हमने ये नहीं शामिल किया कि तुमने खाना क्या है, पीना क्या है, हेल्दी डाइट क्या है, एक्सरसाइज किस टाइम पे करनी है, आपने हाइजीनिक कंडीशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने हाइजीनिक कंडीशंस के ऊपर उस तरह से गौर नहीं करते। हम उस तरह से पब्लिक को एजुकेट नहीं करते कि आपने फल धो के खाएं, सब्जियां धो के खाएं। आप ये देखें, अब आप को ज़्यादा आइडिया, मेरे से भी ज़्यादा आइडिया होगा कि जो सब्जी फ्रूट के साथ हाल सब्जी मंडी में हो रहा होता है, जिस तरह के तोड़ों में, जिस तरह के बोरियों में अच्छे लगते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ कि अक्सर लोग गाड़ी से भी रुक रुक कर अमरूद, वो नमक वाले, और मूली का, अक्सर आप देखें, आप छोटे शहरों में चले जाएं तो वहाँ पर बड़ा इस्तेमाल। अब हमें तो पता ही नहीं है कि कोई आपको किस तरीके से फल उस तरह तरीके से धोया जा रहा है कि नहीं धोया जा रहा, या वैसे ही बस जो है वो पानी से निकाल कर तो आपको दिया जा रहा है, तो उसमें कितने जरसूमें या जरासीम या जर्म्स हैं, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। फ़कीर मोहम्मद साहब ने हमें कॉल किया, उनका भी सवाल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाजी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? जी मुझे ना शुगर है, तो शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही, पेशाब भी बार बार आता है, तो मैदे में तो जिगर में जलाना है। अच्छा जी, ठीक है फ़कीर मोहम्मद, प्रोग्राम देखते रहिए, अभी डॉक्टर साहब से जानते हैं। बड़ा कॉमन मसला, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हर घर का प्रॉब्लम ये है। खाना कंट्रोल नहीं होता ना तो फिर शुगर भी कंट्रोल नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि शुगर जो है ये एक्चुअली, अगर हम इसको तिब की टर्म में, ये एक दवाइयों की बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। हाँ। अगर हम अपना जो देखते तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे बैड लाइफस्टाइल या बुरी आदत की वजह से हमें घेरे होती हैं, और उसके बाद उससे बड़ा अलमिया ये है कि हम वो लाइफस्टाइल नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन डॉक्टर से पूछते हैं कोई दवाई दे दो। आप यकीन करें, अब मुझे 3-4 साल, अभी 4 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से हम ये शो करते हुए, और 4 साल में जब भी किसी डॉक्टर से मेरी मुलाकात होती है तो जो मेरा आखिरी सवाल होता है ना, वो मेरा उनसे क्या होता है सवाल कि भाई डॉक्टर साहब एक अच्छे लाइफस्टाइल से मुतल्लिक ज़रा आगाही दे जाएं। तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम का जो वो क्लोजिंग सेगमेंट या प्रोग्राम का इख्तिताम होता है वो हमेशा ही करती हूँ, लेकिन मजाल है कि कोई जो है वो उसको फॉलो कर जाए। तो डॉक्टर साहब शॉर्टली टिप्स जो हैं, बिल्कुल क्विकली, सेगमेंट क्लोज करना है, ब्रेक पे जाना है, मैं चाहूँगी कि वो ज़रा आप बता दें कि लाइफस्टाइल अच्छा क्या है। अच्छा, लाइफस्टाइल सबसे अच्छा ये है कि ये हर पर्सन का डिफरेंट मैटर है, ये हम एक ही लाइफस्टाइल सब पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। हमारा एक मजदूर है, वो जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, उसको हम ये कहेंगे कि आप दिन में 3 टाइम खाना खाओ और टिका के खाना खाओ, क्योंकि आपने फिजिकल आउटपुट देनी है। अब एक बंदा है जो टीचर है, जो ऑफिसर है, जो सारा दिन कुर्सी पे बैठा रहता है, हम मतलब हम उसको हम ये कहेंगे कि आप खाना कम खाएं और अपने रूटीन में से थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, आप लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां इस्तेमाल करें, आप जो है वो दिन में खाना 3 टाइम करते हैं तो 2 टाइम कर लें। जो जंक फूड्स हमारे जो सारे दिन ऑफिस में सारी जो बड़े, मैं कहती हूँ ना कि जो मसाइल के जो जड़ है वो जंक फूड है। अगर आप, हमने अपने बच्चों को लगा ही जंक फूड पर दिया हुआ है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, एक्सरसाइज को जिंदगी में शामिल करें, प्रॉपर हेल्दी मील्स लें और फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, चलें फिरें, हरकत में बरकत है। इसके साथ ही जनाब जरा छोटी सी ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि अनम मेरा वेट कर रही है, पता नहीं क्या पकाए जा रही हैं। तो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुझे भी क्यूरोसिटी हो रही है, तो जरा चलकर देखेंगे कि आज मीठे में क्या बन रहा है। स्टे विद अस। Pakistan,
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में कहते हैं आपको खुशामदीद। अनम हमारे साथ है। अनम, इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इतनी अच्छी डिश आज आप बना रही हैं। और बिल्कुल हमने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आप आ रही हैं तो मीठा हो जाए बस फटाफट। आज हम रूह अफ़ज़ा के साथ जो है लब्बे शीरी बनाने जा रहे हैं। बड़ी ही अच्छी डिश है और जैसे कि ओकेजनली वैसे ज्यादातर बनती है, लेकिन अगर आपके घर मेहमान है और आप कुछ पाकिस्तानी डिजर्ट बनाना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन। अच्छा, लब्बे शीरी रूह अफ़ज़ा लब्बे शीरी बनाएंगे। तो सिंपल मैंने ये दूध था तकरीबन 1.5 kg के करीब। उसके बाद खुला ले लें, डब्बे का ले लें, योर चॉइस, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। हमने इसको चूल्हे पे रखा हुआ काफी देर से क्योंकि ये फ्रेश मिल्क था ताकि थोड़ा सा पक के थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी तकरीबन हाफ कप की। तकरीबन कितना गाढ़ा करना है इसको हमने? अगर तो आप डब्बे का ले रहे तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश मिल्क ले रहे हैं तो उसको थोड़ी उसको 15-20 मिनट जो है अच्छी तरीके से बॉईल कर ले। ऊपर मलाई आए मिक्स कर ले, तो वो उससे क्या होगा कि उसकी कंसिस्टेंसी जो ऐड नहीं करेंगे हम इसमें इसमें क्रीम भी ऐड करेंगे। वही देखो, क्रीम के बगैर अनम का मीठा अधूरा है। अच्छा तो सिंपल इसके अंदर जाएंगे ये कलर से वही करते हैं जी, इसके अंदर ऐड करते हैं। मैं ऐड करती हूँ, काफी दिनों से मैंने किचन में कुछ। अच्छा, सारी ऐड करनी है? हाफ डाल लें, थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं क्योंकि मिल्क में एकदम फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ साथ मिक्स करते जाती है ताकि उनके लम्स। ये हम जरा अपने कैमरा को भी दिखाते हैं कि कितनी कलरफुल। अच्छा, ये जो है इसमें कलर्ड सेवइयां हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं। अगर आप चाहें तो इसको मैंने इसको बॉईल करके रखा हुआ है। अगर आपने एक दिन डिज़र्ट बनाना है तो उससे बेशक एक रात पहले भी आप इनको बॉईल करके रख सकते हैं। दैट्स इट। ये मुझे देते हैं स्पून। ये डालने के बाद जैसे ही इसको थोड़ा सा जो है अब इसका प्यारा सा कलर आ रहा है। आप देखें, प्यारा सा कलर आ रहा है, देखिए कितना अच्छा। जब अभी इसके अंदर जो कस्टर्ड जाएगा तब ये एकदम से गाढ़े कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ी देर कुक कर लेते हैं। फिर हम इसमें कस्टर्ड, हमने ग्रीन कलर का बनाना फ्लेवर क्योंकि इसमें हम बनाना ऐड कर रहे हैं तो मैंने इसलिए बनाना फ्लेवर का है। जबरदस्त, बच्चों को पसंद भी बड़ा होता है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, बच्चों को नहीं बड़ों को भी पसंद होता है। मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है बनाना। कस्टर्ड का जो ट्राइफल होता है ना, आई लव। अच्छा, लब्बे शीरी मेरे ख्याल से बहुत कम लोग घर में ट्राई करते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिजर्ट। अच्छा, बड़ा ही कलरफुल डिजर्ट होता है। देखने में भी अगर आप चाहें तो इसको पी भी सकते हैं। अच्छा, वो आपकी अपनी मर्जी है कि रखेंगे तो रखें, पी भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपनी जरा थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में रखें। ठीक है, अनम हम कस्टर्ड इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो है हम लोग कस्टर्ड ऐड कर रहे हैं कि मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है कस्टर्ड जो था लिया था और उसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया। ओके, ठीक है जी। आप ग्रेजुअली चीजें ऐड करते जाते हैं। कस्टर्ड ऐड हो गया तो आपने चम्मच लाना नहीं छोड़ना। बिल्कुल। अब इसके अंदर जाएंगे ये फ्रूट मिक्स फ्रूट्स चलेंगे, कॉकटेल जो भी अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश ऐड कर लें, वरना उसके बाद इसके अंदर जाएगा ये बनानास चले गए। ठीक है, ये तकरीबन 6 बनानास है। ओके जी, ठीक है जी, ये चले गए। अब आप देखिए कि उसका कलर कितना और थिक भी होना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल। अब साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, ये प्रोसीजर जो है आपने ठंडा करके करना है, हम गर्म कर रहे हैं। मैं कर रहे हैं क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें जाएगी क्रीम। क्रीम हम पहले भी ऐड कर सकते हैं ना? बिल्कुल, क्रीम चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह से वो दूध के साथ मिक्स हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये वनीला आइसक्रीम हमने ऐड कर दी है इसमें। लेकिन आपने ये प्रोसीजर तब करना है जब आपका जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। उस वक्त में आपने जो है इसके अंदर ये देखें आप कितनी अच्छी उसकी एक कंसिस्टेंसी आ गई। आप इसको जैसे थोड़ा सा और मिक्स करेंगी तो हम इसको करेंगे बंद करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से जो ये बादाम जाएंगे इसके अंदर, नट्स ऐड करेंगे थोड़े से जो है ऊपर गार्निश के लिए रखेंगे। ओके। अच्छा, सेवइयां हम बाकी कब इसमें ऐड करेंगे ना जी? सेवइयां जो हमने बचा कर रखी हैं। नहीं, बस बहुत है इस इतने दूध के लिए आधा कप। अच्छा, ठीक है, मतलब आधा पैकेट जो है सेवइयां गुड इनफ। ओके, मुझे लगा शायद कोई लेयर वगैरह करना चाह रही हैं उससे। अच्छा जी। और उसके बाद अब इसके अंदर जाएगी रसगुल्ले। वाह वाह वाह। ये है तकरीबन 4 से 5 रसगुल्ले थे, उनको मैंने सेंटर से हाफ कर लिया। ये भी हम पकने के लिए बीच में डाल देंगे। ये भी मतलब ये वो प्रोसीजर है जो चूल्हा बंद करने के बाद आपने। ओके, चूल्हा बंद हमारा ठीक है। हम तो भी पका रहे हैं ना, मगर ये मतलब ये है कि जब आपका कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप ये वाला प्रोसीजर करें। ओके ओके, ठीक है जी। उसके बाद अब हम जो है इसमें थोड़ी सी जो जेली है वो बीच में डालेंगे और थोड़ी सी जो है हम ऊपर से अपनी गार्निश करेंगे, या हम अपनी डिश में भी डाल सकते हैं। आप बस ऊपर जो है हल्के हाथ से मिक्स करेंगे आप इसको बिल्कुल, ताकि जेली जो है थोड़ी अंदर। ठीक है, बस थोड़ी सी मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पर आ जाएं। देखिए जी,
कितनी ज़बरदस्त हमारी। और जब ये प्रॉपर चिल होगी तो बहुत तो इसका टेस्ट बहुत। अनम हम जेली इसमें ऐड कर देते हैं, जेली ऐड करेंगे और ऊपर से हम इसके ऊपर जो है वो ऐड नट्स कर देंगे। रूह अफ़ज़ा। ओह अमेजिंग। रूह अफ़ज़ा के बगैर हमारी रूह अफ़ज़ा के बगैर जो है हमारी डिश वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और आपको पता है कि मैंने ना रेड जेली इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि मैंने कलर ब्रेक करना था इसके साथ, रूह अफ़ज़ा के साथ। हम जेली फिर भी ऐड कर सकते हैं ना जी बिल्कुल, अगर आप चाहें तो रेड जेली जो है इजीली अवेलेबल है, आप उसको कर सकते हैं ऐड ऑन। और ऊपर से आप नबिया ये जो है नट्स ऐड करेंगे। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। और हम रेसिपी हमें एक बार ज़रा, क्या बात है। अच्छा जी, सिंपल हमने फ्रेश मिल्क लिया था तकरीबन 1.5 kg के करीब, उसको बॉईल कर लिया, उसमें 1 कप जो है शुगर ऐड कर दी। शुगर ऐड करने के बाद जब वो पकना स्टार्ट हो गया, थोड़ा थिक हो गया, उसके बाद मैंने इसके अंदर बनाना कस्टर्ड ऐड किया। कस्टर्ड ऐड करने के बाद सवाइयाँ जो कि मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, तकरीबन फुल डन ही थी, बस मैंने उसमें डाला और उसको थोड़ी देर कुक किया। कुक करने के बाद आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है, इसमें आइसक्रीम ऐड करनी है, जेली ऐड करनी है, रसगुल्ले ऐड करने हैं। अगर आप चाहें तो वो होते नहीं है वो जो उसमें डलते हैं जर्दे में, वो जार में जो होते हैं मीठे मीठे, वो आपने बिल्कुल ऐड कर लेते हैं, वो जो बिल्कुल मुरब्बा बिल्कुल मुरब्बा, चाहे तो मुरब्बा भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें नट्स ऐड करें, अपनी चॉइस के नट्स जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड करें। ऊपर से इसके वो आप सेट करें जेली के साथ, और चाहे तो इसको डिश में सर्व करें, चाहे इसको ग्लास में सर्व करें। थैंक यू अनम, आपने लबीश शरीक की रेसिपी हमारे साथ शेयर की। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।